हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस सीरीज में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस अपने कवर करेंगे फॉर आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम। ये हमारा सेकंड पार्ट है। इससे जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहा है उसके अंदर भी हमने 50 क्वेश्चंस, टॉप 50 क्वेश्चंस कवर किए थे एंड इस पार्ट में भी हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो इससे हमारे जनवरी मंथ के टॉप 100 क्वेश्चंस विच आर इम्पोर्टेंट फॉर आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम, तो हमारे सारे वो इससे कवर होंगे। तो ये सीरीज हमारी मंथ वाइज चलने वाली है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been appointed as the president of Cycling Federation recently? किसको प्रेसिडेंट बनाया गया है साइकिलिंग फेडरेशन का? सो दैट इज पंकज सिंह। द आंसर इज पंकज सिंह। पंकज सिंह को साइकिलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट बनाया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which company commissioned India's first green hydrogen blending project at Kavas, Gujarat? इंडिया का फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन ब्लेंडिंग प्रोजेक्ट गुजरात में सेटअप किया गया है एंड कौन सी कंपनी ने सेटअप किया है? दैट इज द आंसर इज एनटीपीसी लिमिटेड। सो व्हाट इज ग्रीन हाइड्रोजन? ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है? ग्रीन हाइड्रोजन का मतलब है ब्रेकिंग डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके जो वाटर मॉलिक्यूल है दैट ब्रेक्स डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो इससे हमारी ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। तो इसका जो प्रोजेक्ट है वो गुजरात में सेटअप किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गंगा सागर मेला is held in which Indian state? The answer is West Bengal. गंगा सागर मेला जो है आपके सागर आइलैंड पे सेटअप किया गया है एंड सागर आइलैंड इज इन वेस्ट बंगाल. It is an island in the Ganga's delta located on the continental shelf of Bay of Bengal. तो हमें थोड़ी सी स्टैटिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि सागर आइलैंड जो है वो वेस्ट बंगाल में लाई करता है, ओके, एंड ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ बे ऑफ बंगाल about 100 kilometers south of Kolkata. So Ganga Sagar Mela is held in West Bengal. The next question is Kheer Bhavani Mela is a festival celebrated in which Indian state? खीर भवानी मेला सेलिब्रेट किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। Every day on the day of Jyesht Ashtami, Kashmiri Pandits visit Mata Ragneya Devi Temple, also known as खीर भवानी टेम्पल फॉर दर्शन। तो सिंपल सा इसमें सवाल ये छुपा हुआ है कि खीर भवानी मेला कहाँ पे हेल्ड किया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में। एंड ये बेसिकली कश्मीरी पंडित्स मनाते हैं इस फेस्टिवल को। Now, let's see some of the festival list of Jammu and Kashmir and other states. खीर भवानी मेला जम्मू एंड कश्मीर का है। सरस आजीविका मेला जम्मू एंड कश्मीर का है। सो जम्मू एंड कश्मीर के दो मेला हमने अभी मनाए हैं, दैट इज खीर भवानी मेला एंड सरस आजीविका मेला, ओके। मटुआ मेला, इट इज हेल्ड इन वेस्ट बंगाल। श्रिम्प मेला पंजाब। मागी मेला पंजाब। मागी मेला is one of the most important festivals of Punjab. Then is 36th Surajkund International Crafts Mela, Faridabad, Haryana. दिव्या कला मेला भोपाल महाराष्ट्र। गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल। सो गंगा सागर मेला अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में अभी हमने स्टडी किया था। तो गंगा सागर मेला वेस्ट बंगाल, दिव्या कला मेला भोपाल महाराष्ट्र, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला हरियाणा फरीदाबाद, मागी मेला पंजाब, श्रिम्प मेला पंजाब, मटुआ मेला वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल के भी दो मेलास हमारे पास आ गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर के भी दो फेस्टिवल्स हमारे पास आ गए हैं एंड पंजाब के भी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which version of One Earth, One Health has been inaugurated by the Prime Minister recently? So One Earth and One Health का कौन सा एडिशन मनाया गया है? That is 6th edition. So ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो हमें बस एक एडिशन याद होना चाहिए इस समिट का, One Earth and One Health का। The next question is India's first center of excellence for online gaming is in which city? इंडिया का फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग कहाँ पे खोला गया है? दैट इज इन शिलोंग।
The Ministry of Electronics and IT will also set up a state of the art facility under the National Institute of Electronics and IT in Shillong to impart training on digital skills. See, शिलोंग से हमें ये पता होना चाहिए कि एक ऑनलाइन गेमिंग का सेंटर खोला जा रहा है शिलोंग में, ओके। एंड साथ ही में साथ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी जो है वो स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी भी खोलने वाली है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के साथ शिलोंग के अंदर to impart training or digital skills. The next question is India's first 5G enabled drone has been developed by which country? So 5G enabled drone लेके आया है IG Drones. So IG Drones is a company जो 5G enabled drone लेके आए हैं इंडिया में. Okay. Skyhawk, India's first 5G enabled drone. So this is the name of the drone. Okay, it is capable of vertical takeoff and landing. ये अब कुछ फीचर्स हैं हमारे 5G enabled drone के. Skyhawk के कुछ फीचर्स आपको स्टेटमेंट वाइज भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर. तो आपको या तो नाम पता होना चाहिए सिर्फ स्काईहॉक का एंड उसके कुछ फीचर्स आपको पता होने चाहिए ताकि अगर बाय चांस एग्जाम में आपको स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ गए स्काईहॉक पर तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए. ओके, सो जो स्काई हॉक है वो वर्टिकल टेक ऑफ लेता है एंड लैंडिंग एंड इट हैज बीन बिल्ट बाय नोएडा बेस्ड आईजी ड्रोन्स. स्काई हॉक कैन कैरी अ 10 kilogram payload, has a 5-hour endurance and can function through satellites if an internet connection is absent. Let's see the next question. Who among the following has recently been honored with the Raman Magsaysay Award? The answer is Dalai Lama. So, Raman Magsaysay Award के बारे में हम कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद रख लेते हैं क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्राइज. इस पर बहुत क्वेश्चंस आते रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप उठा के देखेंगे तो इसके पीछे जो इसकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन जुड़ी है तो उसको हमारे लिए लर्न करना बहुत ज़रूरी हो जाता है फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. आरबीएस सेशन की तो तैयारी कर ही रहे हैं बट बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है चाहे आप वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज की हो चाहे वो बैंकिंग एग्जाम्स की हो चाहे वो अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की हो तो सब में ये अवार्ड्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. मतलब मिनिमम आपको 1 to 2 क्वेश्चंस दिख जाते हैं वर्ड्स में से इन एवरी एग्जाम. सो तो हम देख लेते हैं रमन मैग्सेसे अवार्ड कब एस्टैब्लिश हुआ था. इट वाज इन 1957. द अवार्ड वाज नेम्ड आफ्टर द लेट फिलिपिन प्रेसिडेंट रमन मैग्सेसे. सो सिंपल इसमें ना एग्जामिनर आपको ये भी पूछ सकता है कि रमन मैग्सेसे was from which country. Okay, so he was from Philippines, who was known for his honest leadership and dedication to public service. The award is often referred to as the Nobel Prize of Asia. So आपको indirectly भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नोबेल प्राइज ऑफ एशिया किसको कहा जाता है, विच अवार्ड. सो इट इज रमन मैग्सेसे अवार्ड एंड इस बार दलाई लामा जी को मिला है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the name of the new integrated food security scheme to provide free food grains to Antodaya Anna Yojana and primary household beneficiaries? सी इस क्वेश्चन से हमें ये पता चलता है कि ये एक स्कीम जो लॉन्च की थी. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूंगी ये जो स्कीम है इसका नाम है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना. और ये स्कीम अभी रिसेंटली जब कोविड आया था तो ये गवर्नमेंट ने तब लॉन्च की थी बिकॉज काफी नीडी लोगों को फूड या मतलब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे लोग. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने हेल्प करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की थी गरीब कल्याण अन्न योजना. तो और ये कोविड के टाइम पे आई थी. The implementation of this new scheme has been started from January 1, 2023, which is benefiting more than 80 crore poor people. Now let's learn about PM Garib Kalyan Ann Yojana and इसके ऊपर साफ साफ आपके पास काफी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में बिकॉज ये करंटली बहुत ज्यादा न्यूज में. So, it is a part of Pradhan Mantri Garib Kalyan package to help the poor fight the battle against COVID-19. से क्या हुआ था कोविड-19 के टाइम पे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज लॉन्च किया था. सो उसी के अंडर गरीब कल्याण अन्न योजना लॉन्च की गई है इन जनवरी 2023 दिस ईयर. सो
ये कौन सी मिनिस्ट्री हैंडल कर रही है? इट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसलिए बिकॉज इसमें आपका गरीब कल्याण पैकेज, इसके अंदर बजट एलोकेट किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से टू हेल्प द नीडी पीपल। इसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है एडिशनल फ्री ऑफ कॉस्ट 5 kg पर पर्सन पर मंथ फूड ग्रेन्स टू अराउंड 80 करोड़ बेनिफिशरीज ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट इंक्लूडिंग द डीबीटी बेनिफिशरीज। Now, the Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana has now been linked with One Nation One Ration Card. So इस योजना को वन नेशन वन राशन कार्ड के साथ लिंक कर दिया गया है, जिससे कि क्या होगा, जो कि माइग्रेंट वर्कर्स है, जैसे कि यूपी से पंजाब में आते हैं काम करने, या कहीं से भी लोग आते हैं काम करने के लिए, पंजाब से कहीं और जा रहे हैं, हरियाणा से जा रहे हैं लोग, तो वो एक दूसरे की स्टेट का वन नेशन वन राशन कार्ड के थ्रू भी बेनिफिट ले उठा पाएंगे स्कीम का। मेन मोटिव ये है स्कीम का। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following has been recently released a report on millets? The answer is नीति आयोग। सो नीति आयोग के साथ याद रखना है कि उन्होंने रिलीज की है रिपोर्ट ऑन मिलेट्स। The next question is, which state government has launched Saharsh special education program to promote social and emotional learning? सी, सहर्ष जहां पे भी आएगा आपको ये याद रखना है कि सहर्ष इज रिलेटेड टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, एंड ये कौन सी स्टेट ने रिलीज की है? दैट इज त्रिपुरा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है सहर्ष स्कीम का? द ऑब्जेक्टिव इज टू अनेबल चिल्ड्रन टू स्टडी विथ जॉय एंड एंथुजियाज्म as per the performance grading index. Tripura currently comes under grade 1 group. The state government has already trained 204 schools for the Saharsh curriculum, while 200 more schools will be trained soon. So Saharsh scheme is related to Tripura. The next question is, who is the co-authored of the book titled Braving a Viral Storm? India's COVID-19 vaccine story. हमने पिछली पार्ट में भी हमने कुछ बुक्स को कवर किया था, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को कवर किया था। सो ये बुक्स वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें से भी मैक्सिमम आपको एक या दो क्वेश्चंस जो कि इंपॉर्टेंट बुक्स आजकल करंट न्यूज़ में चल रही हैं उस पे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके। सो द आंसर इज आशीष चंद्रोकर एंड सूरज सुधीर। आशीष एंड सूरज, ये दो नाम आपने याद रखे हैं। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म, इंडिया's COVID-19 vaccine. In this book, the inside story of India's fight against corona and the challenges of making a vaccine in difficult circumstances is told. So basically इन्होंने बस वैक्सीन और कोविड की कुछ बातें की हैं अपनी बुक में। ठीक है, बस आपको बुक का नाम एंड उनके ऑथर्स याद होने चाहिए। The next question is, name the Deputy Governor of RBI whose tenure has been extended for 1 year till 2024. C. RBI। RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर बेसिकली जो हेड होते हैं वो होते हैं हमारे गवर्नर, जो कि है शक्तिकांत दास, एंड हमारे 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। तो उनमें से एक गवर्नर जो है उनका जो टेन्योर है वो एक्सटेंड कर दिया गया है आरबीआई फॉर 1 more year। तो उनका नेम है माइकल देव पत्रा, एमडी पत्रा। So Patra's 3-year term ended on January 14. The 6-member Monetary Policy Committee is headed by RBI Governor Shaktikant Das. जैसे कि मैंने आपको बताया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, आपको ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद होनी चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स होते हैं एंड इट इज हेडेड बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई, दैट इज शक्तिकांत दास। एंड अदर 4 डेप्यूटी गवर्नर्स के नेम क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। एक तो है माइकल देव पत्रा जिनका टर्म एक्सटेंड कर दिया गया है, देन इज एम के जैन, एम राजेश्वर राव एंड टी रविशंकर। दोबारा से रिपीट करिए, एम के जैन, माइकल देव पत्रा, एम राजेश्वर राव एंड टी बी शंकर। ओके,
नाउ लेट्स लर्न अबाउट आरबीआई। आरबीआई के ऊपर कुछ हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं, कुछ इसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है। सी, आरबीआई कब फाउंड हुआ था? 1 अप्रैल 1935। आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया था? 1 जनवरी 1949। फाउंडेड इन 1935, नेशनलाइज इन 1949, एंड इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई, महाराष्ट्र में। आरबीआई वॉज सेटअप बाय हिल्टन यंग कमीशन। ये कमीशन का नाम आपको जरूर याद होना चाहिए कि आरबीआई को कौन से कमीशन ने सेटअप किया था। दैट वाज हिल्टन यंग कमीशन। इनके फर्स्ट गवर्नर का क्या नाम था? सर ऑसबॉर्न स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के थे। एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर कौन से थे? दैट वाज सी डी देशमुख। एंड शक्तिकांत दास जो है वो 25th गवर्नर है। ओके, नाउ इंडिया हैज 4 करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस। सी, इंडिया की ना 4 प्रिंटिंग प्रेस है। एक, दो गवर्नमेंट हैंडल करती है, दो आरबीआई हैंडल करती है। जो गवर्नमेंट की प्रिंटिंग प्रेस है दैट इज इन नासिक एंड देवास। नासिक महाराष्ट्र में है, देवास मध्य प्रदेश। सो गवर्नमेंट की कौन सी प्रिंटिंग प्रेस है? एक है नासिक, एक है देवास। एंड जो आरबीआई हैंडल करती है दैट इज इन मैसूर एंड सालबोनी। ओके, गवर्नमेंट की नासिक एंड देवास, आरबीआई की मैसूर एंड सालबोनी। ओके, एंड कॉइन्स आर मिंटेड इन 4 मिंट्स ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो मिंटिंग प्रोसेस चलती है कॉइन्स की, वो कहाँ पर है? वो भी 4 मिंट्स है हमारे पास। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता और नोएडा। मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, नोएडा, ये 4 आपको याद होने चाहिए। करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस याद होने चाहिए आपको। ओके, एंड आरबीआई की 5 सब्सिडरीज होती है। देयर आर 5 सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। द फर्स्ट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, DICGC। भारतीय रिजर्व बैंक नॉन मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, रैपिड। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, अफ्तास। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। सो ये 5 सब्सिडरीज आपको टिप्स पर होने चाहिए अपने। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है ना जो हम मतलब उनको मिस नहीं कर सकते, उनके नाम अगर हमने वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कवर नहीं की तो हमारे मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चंस हमारे हाथ से छूट जाते हैं। तो इसीलिए जो ये इजी स्टैटिक इंफॉर्मेशन होती है ना, ये हमेशा नोट डाउन करते रहा करो और इनको रिवाइज करते रहा करो दोबारा से दोबारा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Eminent techno-educationist Professor K. Abdul Gaffar's autobiography, Najin Sakshi, I as a Witness, has been released by C. एक के अब्दुल गफर्स ऑटोबायोग्राफी है, उनका नाम है नाजन साक्षी। आई एज अ विटनेस हैज बीन रिलीज्ड बाय महेंद्र सिंह धोनी। सी, महेंद्र सिंह धोनी ने रिलीज किया, दैट इज पे ये न्यूज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए कि किन की बुक इन्होंने लॉन्च की है। दैट इज के अब्दुल गफर ऑटोबायोग्राफी। It will provide an insight into the journey of Professor Gaffer and how education and students have changed over time. Now let's see the next question. Veer Guardian 2023 exercise is a maiden bilateral air exercise said to be held between India and which country? Veer Guardian exercise किसके बीच में होती है? इंडिया एंड जापान। तो वीर गार्डियन इंडिया और जापान के बीच में होती है। ओके, एंड अदर एक्सरसाइजेस हम देख लेते हैं। धर्म गार्डियन इज हेल्ड एट लग्बी, बेलगांव, कर्नाटका। The sixth edition of GIMEX was organized in the Andaman Sea and Bay of Bengal, Malabar Naval Exercise। सी, ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जापान के साथ। एक तो हमने पढ़ ली है वीर गार्डियन, द सेकेंड वन इज धर्म गार्डियन, थर्ड वन इज जिमेक्स एंड एक मालाबार एक्सरसाइज। तो 4 एक्सरसाइजेस हैं जापान के साथ, वीर गार्डियन, धर्म गार्डियन, जिमेक्स एंड मालाबार। ओके, धर्म गार्डियन एक्सरसाइज आपकी बेलगांव कर्नाटका में हुई थी। जिमिक्स कहाँ पे हुई है? जिमिक्स हुई है अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल में, जिसका एडिशन रहा है 6th। मालाबार एक्सरसाइज आप सबको पता होगा, इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, और इनका एडिशन रहा था 26th एडिशन। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following films has been shortlisted for Oscars 2023?
अब ये फिर अवार्ड का क्वेश्चन हमारे पास आ गया. द फिल्म इज कश्मीर फाइल्स. Vivek Agnihotри's film Kashmir Files has been shortlisted for Oscars 2023. So डायरेक्टर का नेम क्या है? विवेक अग्निहोत्री. The next question is, seventh edition of Global Investors Summit has been inaugurated by PM Modi in which city? The seventh edition Global Investors Summit का कहाँ पर रहा है? It is in Indore. Global Investors Summit 7th edition is held in Indore. The President of Suriname, Chandrika Prasad Santokhi, and the President of Guyana, Dr. Mohammad Irfan Ali, attended the inaugural session. The theme of the two-day summit is Madhya Pradesh, the future ready state. So, ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हमारी कहाँ पर हुई है? इंदौर मध्य प्रदेश में. 7th एडिशन रहा है. और इनके कौन से प्रेसिडेंट ने इसको अटेंड किया था? दैट वाज सूरीनाम के प्रेसिडेंट थी चंद्रिका प्रसाद संतोखी एंड प्रेसिडेंट ऑफ गुयाना डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली. Okay, now let's see the next question. Which Indian public sector bank got the approval from RBI to hold special rupee withdrawal accounts of three banks from Sri Lanka? ये आता है हमारा बैंकिंग का क्वेश्चन. ओके, which Indian public sector bank got approval from RBI? The answer is Indian Bank. So Indian Bank को RBI से approval मिली है to hold special rupee withdrawal accounts of three banks. The next question is, Prithvi 2, an indigenously developed surface-to-surface short-range ballistic missile, was successfully test-fired from the integrated test range at Chandipur in Odisha coast with a range of approximately. See, ये कुछ मिसाइल्स हमारे लिए थे जैसे पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल. तो ये सारी मिसाइल्स हैं. इसके बारे में हमें इनकी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए. इनकी क्या रेंज है, इनके क्या फीचर्स हैं, ये सरफेस टू एयर है, ये सरफेस टू सरफेस है, या एयर टू एयर मिसाइल है. तो ये सारी थोड़े थोड़े हमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसके बारे में. सी, पृथ्वी 2 इंडिजिनियसली डेवलप्ड सरफेस टू सरफेस मिसाइल है एंड इट इज अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. इसकी जो रेंज है दैट इज 250 to 350 किलोमीटर. ओके, it is a single stage liquid fueled missile with a payload of 500 to 1000 kg, has warhead mounting capability. Now let's see the next question. So next question जाने से पहले हम ये देख लेते हैं 5 missiles that was developed under integrated guided missile development program जो कि APJ अब्दुल कलाम जी लेके आए थे. तो इसके अंदर हमें ये इनकी सारे नेम्स और इनके जो फीचर्स हैं हमें याद होने चाहिए. फर्स्ट इज पृथ्वी, दैट इज अ शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल. अग्नि, सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. और इस टाइम पे हमारे अग्नि 1, 2, 3, 4 एंड 5 प्रेजेंट है. देन इज त्रिशूल, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. नाग, थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल. आकाश, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी एब्रीविएशन क्या बनती है? PATNA, पटना. सो आपने इसको पटना से याद रखना है कि 5 मिसाइल्स जो IGMDP प्रोग्राम के अंदर बनी थी दैट इज पटना. सो P फॉर पृथ्वी, A फॉर अग्नि, T फॉर त्रिशूल, N फॉर नाग एंड A फॉर आकाश. पृथ्वी है सरफेस टू सरफेस, अग्नि भी सरफेस टू सरफेस है, त्रिशूल इज surface to air, Nag is an anti-tank missile, Akash is surface to air. So त्रिशूल, आकाश surface to air है, पृथ्वी और अग्नि surface to surface है. Okay. Now let's see the next question. What is the mascot of the 5th Khelo India Youth Games 2023? खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कॉट रहा है आशा. कौन सी स्टेट ऑर्गेनाइज कर रही है खेलो इंडिया यूथ गेम्स? दैट इज मध्य प्रदेश. इसका थीम क्या है? हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, संग बाय फेमस सिंगर शान.
फॉर द फर्स्ट टाइम इसमें हमारी वाटर स्पोर्ट्स कुछ इंक्लूड हुई हैं, जैसे kayaking, canoeing, सलाम एंड फेंसिंग विल बी पार्ट ऑफ दिस एडिशन ऑफ खेलो इंडिया गेम्स। सो कुछ वाटर स्पोर्ट्स इसमें ऐड ऑन हुई है। इसका थीम सॉन्ग है हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। स्टेट ऑर्गेनाइज कर रही है मध्य प्रदेश। एंड एडिशन क्या है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का इस बार फिफ्थ। मैस्कॉट इज आशा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the first ever Startup India Innovation Week is planned to be held from January 10 to 16, 2023. The week-long innovation celebration is being organized by, the answer is Department for Promotion of Industry and Internal Trade. It is under the Ministry of Commerce and Industry. ओके, सो स्टार्टअप इनोवेशन की बात हो रही है। स्टार्टअप इनोवेशन वीक कब हुआ था? 10 जनवरी टू 16 जनवरी। ओके, एंड स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है? DPIIT, Department of Promotion and Internal Trade. The next question is, in which state will PM Modi inaugurate the 26th National Youth Festival? नेशनल यूथ फेस्टिवल जनवरी 12 को मनाया जाता है। कौन सा एडिशन रहा है? इट इज 26th। और कौन सी स्टेट में मनाया जाएगा? दैट इज कर्नाटका। द इवेंट is being conducted on National Youth Day, which is commemorated on Swami Vivekananda's birth anniversary to honor respect his values, teaching, and accomplishments. The next question is, which Indian state has become the first fully digital banking state? So first fully digital banking state बना है Kerala. So Kerala has become the first state in the country to go fully digital in its banking service. See, banking की तरफ towards tilted है आपका ये क्वेश्चन, तो बैंकिंग की एग्जाम्स में आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है ये क्वेश्चन। सो फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बना है केरला। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who is the author of the book Revolutionaries, the other story of how India won its freedom? सी एक और क्वेश्चन हमारा बुक पर आ गया है। तो पिछली बुक जो हमने पढ़ी है दैट वाज ऑन द कोविड-19, ओके, जो बुक लिखी गई थी। एंड ये जो बुक है ये है रिवोल्यूशनरीज पर, द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम। इसके ऑथर हैं संजीव सन्याल। संजीव सन्याल जी ने बुक लिखी है रेवोल्यूशनरीज। बस आपको रेवोल्यूशनरीज संजीव सन्याल से याद होना चाहिए। इनके कुछ और बुक्स देख लेते हैं। सन्याल जी ने लिखी है लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स, द ओशन ऑफ टर्न, इंडिया इन द एज ऑफ आइडियाज एंड द इंडिया रेनेसां। ओके, सन्याल जी की बुक्स का नाम है फर्स्ट इज रेवोल्यूशनरीज, लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, द ओशन ऑफ टर्न, India is in the age of ideas, and the Indian Renaissance. Okay. The next question is, the book Ace Against Odds is the autobiography of which of the famous sports personnel? Ace Against Odds book के ऊपर इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे प्रीवियस ये क्वेश्चंस पे। इट इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। ओके, सो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? दैट इज सानिया मिर्जा। She is a tennis player. Indian tennis player Sania Mirza has announced her retirement from professional tennis. The next question is, who has been appointed as the new managing director and CEO of Paytm Payments Bank Limited? The answer is Surinder Chawla. Surinder Chawla bane hai MD and CEO of Paytm Payments Bank Limited. Okay. The appointment has been approved by RBI for a period of 3 years. 3 साल के लिए बने हैं ये MD and CEO. Now let's move on to the next question. In which city is the first meeting of the Global Partnership for Financial Inclusion Working Group of G20 being held? Global Partnership for Financial Inclusion Working Group of G20 इनकी मीटिंग हो रही है कोलकाता में। Okay, all the member countries, invited countries and invited organizations like World Bank, IMF, United Nations will take part in the meeting. See, हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इसमें आपको ना टिल्टेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे कि
ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपको स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा कि इसमें जो बाहर की कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ भी और ऑर्गेनाइजेशंस का नाम दे दिया जाएगा जो कि इनवाइट नहीं होंगी, तो आपको ये क्वेश्चन लगेगा नहीं सही है क्योंकि हमने ये पढ़ी है वर्ल्ड बैंक, IMF, बट ऐसा नहीं है। इसमें आपको जैसे याद रखना है कि ग्लोबल की बात करी जा रही है, तो ग्लोबल में आपकी वेरियस कंट्रीज भी आ जाती हैं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाती है, तो इससे हमें आइडिया होना चाहिए कि हाँ इसमें दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, यूनाइटेड नेशंस या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनवाइट किया जाएगा बिकॉज ऑफ ग्लोबल पार्टनरशिप वर्ड। ओके, एंड ये कहाँ पर हो रही है? आपकी कोलकाता में हो रही है। The next question is, which country has declared the end of Ebola disease outbreak caused by Sudan Ebola virus as released by WHO? कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर किया है कि इबोला उनकी कंट्री में एंड हो गया है बिल्कुल, which was caused by Sudan Ebola virus? The country is युगांडा। युगांडा ने डिक्लेयर कर दिया है द एंड ऑफ इबोला डिजीज। अब हम इबोला इबोला वायरस डिजीज के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि इबोला इज अ वायरस। कई बार इसी में ही आपको घुमा फिरा के स्टेटमेंट्स आ जाएंगे कि वायरस है, बैक्टीरिया है, ये क्या है। सो इबोला इज अ वायरस। ओके, एंड कौन सी कंट्री ने इसको एंड कर दिया है? दैट इज युगांडा। नो, फॉर्मली इट इज नोन एज यू इबोला hemorrhagic fever. It is a rare, severe, and fatal disease in humans. The Ebola virus was discovered in 1976 near the Ebola River, okay, in what is now the Democratic Republic of Congo. इसका जो फर्स्ट केस है वो आया था गुनिया में in 2013. Later the disease spread to neighboring Liberia and Sierra Leone. The next question is, India will send 3 men 6,000 meters below sea level to search for mineral resources under the Samudrayan mission. Under this mission, what is the name of the vehicle that the manned submersible vehicle will be sent for deep water under studies? सी इंडिया जो है 6,000 मीटर नीचे हमारे सी लेवल में 3 लोगों को भेजने वाला है। कौन से मिशन के तहत? समुद्रयान मिशन के तहत। एंड इस व्हीकल का नाम क्या है? द व्हीकल इज मत्स्य 6,000। मत्स्य वो जो वर्ड है ना, ये आपका वाटर के रिलेटेड ही आता है, ठीक है? तो मत्स्य से आपको याद होना चाहिए कि समुद्रयान मिशन में अभी एक मिशन छोड़ा जा रहा है 6,000 मीटर बिलो इन द सी लेवल, तो इससे आपको पता चल जाएगा। The vehicle is being designed and developed by the National Institute of Ocean Technology, Chennai. National Institute of Ocean Technology का आपको headquarters याद होना चाहिए, it is in Chennai. So, before going to the next question, we need to learn about Samudrayan mission. It is a part of the Deep Ocean Mission and it is approved by Ministry of Earth Sciences. So, Samudrayan mission जो है हमारी Ministry of Earth Sciences में include होता है and it is part of Deep Ocean Mission. It was announced by National Institute of Ocean Technology with ISRO's Gaganyaan mission. So जब ISRO का गगनयान मिशन आ रहा था तो हमारा समुद्रयान मिशन भी है उसी टाइम लॉन्च हो रहा था by National Institute of Ocean Technology and मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। इसका एम क्या है? इसका एम है टू डेवलप अ सेल्फ प्रोपेल्ड manned submersible to carry 3 humans to the depth of 6,000 meters in the ocean with scientific sensors and equipment for deep sea exploration. इस मिशन के अंदर एक मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल लेके जाया जाएगा जिसका नाम है मत्स्य 6,000. इट विल बी सेंट फॉर डीप अंडर वाटर स्टडीज। सो मत्स्य 6,000 से बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ये अंडरग्राउंड 3 लोगों को अंडरग्राउंड मिशन में भेजने के लिए एक मिशन है समुद्रयान मिशन। मत्स्य 6,000 उसका नेम है। कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। किसने अनाउंस किया था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने। ओके, ये सारे पॉइंट्स आपको टिप्स पर याद होने चाहिए समुद्रयान मिशन के रिलेटेड। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। which city hosting the 14th edition of World Spice Congress in 2023?
सो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14th एडिशन रहा है एंड ये कौन सी सिटी में हुआ है? इट इज इन मुंबई. मुंबई इज ऑल्सो नोन एज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया. ये ऑर्गेनाइज किया था स्पाइस बोर्ड इंडिया ने. एंड इसका थीम क्या रहा है? इसका थीम रहा है विजन 2030 स्पाइसेस. स्पाइसेस का क्या फुल फॉर्म रहा है? सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, एक्सेलेंस एंड सेफ्टी. सो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का एडिशन रहा है 14th. Okay, it was held in Mumbai and it was organized by Spice Boat India and इसका थीम रहा है विजन 2030 स्पाइसेस. स्पाइसेस की फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए. कभी कभार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्पाइसेस फुल फॉर्म में आपका आई से क्या स्टैंड करता है या व्हाट इज मेंट बाय ई या एस से क्या स्टैंड करता है. तो आपको स्पाइसेस की भी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए. स्पाइसेस की फुल फॉर्म है सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, collaboration, excellence, and safety. Okay, let's move on to the next question. Which state has launched the Soul of Steel Challenge, which aims to test endurance at high altitude? So, Soul of Steel Challenge has been started by Uttarakhand. It is led by CLAW Global, a venture and supported by the Indian Army. So, Soul of Steel Challenge जो है उत्तराखंड में हो रहा है and it is led by CLAW Global. Let's move on to the next question. In which city the first infrastructure working group meeting of G20 will be held? It's in Pune. The meeting is being hosted by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Government of India. Australia and Brazil are joining as co-chairs. See, G20 मीटिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप है उनकी मीटिंग हुई है पुणे में. Okay, and the meeting has been hosted by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, and Government of India. See, Ministry of Finance is there, इसका नाम भी है. Department of Economic Affairs भी included है and Government of India तो है ही है. And कौन सी countries इसमें included थी? That is Australia and Brazil. Okay, and theme क्या रहा है हमारा G20 presidency का? One Earth, One Family, One Future. It is one of the most common questions जो आपको various competitive exams में पूछा जा सकता है कि G20 presidency का हमारा मोटो क्या था या हमारा थीम क्या रहा है. Okay, so it was One Earth, One Family, One Future. तो इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग पुणे में हुई थी. डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज इंक्लूडेड. The next question is which is the host country of COP28 Climate Summit 2023? The answer is UAE. So UAE रहा है host country COP28 Climate Summit. COP28 की climate summit हुई है UAE में. एंड कोप 27 कहाँ भी हुई थी? कोप 27 इजिप्ट में हुई थी. कोप 28 यूए में हुई है. कोप 27 was organized by United Nations, which framework convention on climate change in Bonn, Germany. The next question is the Australian government has decided to include which of the following language in schools? Australian government कौन सी language अपने schools में include कर रही है? That is Punjabi. The Australian government is adopting Punjabi as a newest language after a 2021 census. The next question is PM Modi has virtually flagged off the 8th Vande Bharat Express train connecting Sikandrabad with which city? So 8th Vande Bharat Express हमारी सिकंदराबाद एंड विशाखापट्टनम को कनेक्ट कर रही है. ओके, सो लास्ट ईयर्स में हमारी 7 और वंदे भारत ट्रेन हमारी चल चुकी हैं. दिस वॉज द 8th वन. सो बाकी हम 7th एक बारी कवर कर लेते हैं. जो फर्स्ट ट्रेन चली थी दैट वाज फ्रॉम वाराणसी टू न्यू दिल्ली. सेकंड वाज कतरा टू न्यू दिल्ली. थर्ड वाज मुंबई टू गांधीनगर. फोर्थ वाज अंडोरा टू न्यू दिल्ली. फिफ्थ चेन्नई टू मैसूर. सिक्स्थ नागपुर टू बिलासपुर. सेवेंथ इज होवरा न्यू जलपरी. एंड एथ हमने अभी पढ़ी है सिकंदराबाद टू विशाखापट्टनम. मेनली इसमें ये है कि आपको फर्स्ट एंड जो भी करंट न्यूज में है आपको ये याद होनी चाहिए कि फर्स्ट हमारी चली थी वाराणसी टू न्यू दिल्ली एंड करंट हमारी सिकंदराबाद टू विशाखापट्टनम में है.
Now, the next question is, who has won the Miss Universe 2022 title at the 71st Miss Universe pageant? The answer is R. Bonnie Gabriel. And who was the runner-up? She was Amanda. Amanda from Venezuela was declared as the first runner-up. So Miss Universe 2022 का टाइटल मिला है आर बोनी गैब्रियल को. रनर अप रही है अमंदा जो कि वेनेजुला से थी. एंड मिस यूनिवर्स पेजेंट का टाइटल एडिशन क्या है? 71st एडिशन चल रहा है. नाउ लेट्स सी द लिस्ट ऑफ मिस वर्ल्ड विनर्स फ्रॉम इंडिया. दो जो फर्स्ट मिस वर्ल्ड रही है दैट वाज रीता फेरिया इन ईयर 1966. ऐश्वर्या राय को मिला था 1994 में. डायना को मिला था 1997 में. युक्ता को मिला था 1999. प्रियंका चोपड़ा 2000 एंड मानुषी चिल्लर को मिला है 2017. And the list of Miss Universe is: first is Shushmita Sen 1994, Lara Dutt 2000 and Harnaaz Sandhu 2021. Okay. The next question is, NCERT has notified India's first national assessment regulator, PARAK, recently. What is the meaning of second A in PARAK? जैसे कि अभी आपको याद होगा हमने पिछले कुछ क्वेश्चंस में एक स्पाइस वाला क्वेश्चन किया था जिसमें आपको वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस बताना था कि कहाँ पे हुई है. तो स्पाइस की हमने फुल फॉर्म की थी. तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं कि स्पाइस में से हमें पूछ रहा है कि एस से क्या स्टैंड करता है या आई से क्या होता है. तो वैसे ही क्वेश्चन है कि पारक पारक में ए से क्या स्टैंड करता है. ओके, सो द आंसर इज एनालिसिस. एक बार हम पारक की फुल फॉर्म देख लेते हैं. पारक स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. और पारक जो है वो इंडिया का फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर है जो कि लॉन्च किया गया है बाय एनसीईआरटी. एनसीईआरटी के बारे में कुछ स्टैटिक इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं. एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग. ये एस्टैब्लिश हुआ था 1961 में. इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में. प्रेसिडेंट है धर्मेंद्र प्रधान, एजुकेशन मिनिस्टर. डायरेक्टर डॉक्टर दिनेश प्रसाद सकलानी. मोटो लाइफ एटर्नल थ्रू लर्निंग एंड इट इज अ टाइप ऑफ ऑटोनॉमस बॉडी. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. According to a report, till when ISRO's Venus mission Shukriyan 1 has been postponed? The answer is 2031. And the other Venus missions are Veritas of America and Envision of European Space Agency. Okay, so हमें other Venus missions भी पता होना चाहिए कि अमेरिका का है Veritas and यूरोप का है Envision. And India का है Shukriyan 1. Until 2031 it has been postponed. So before seeing the next question, एक बार हम इसरो की जो अपकमिंग स्पेस मिशन है उनको एक बार पढ़ लेते हैं. अभी हमने पढ़ा है इसरो का शुक्रियान 1 वीनस के लिए जाएगा 2031 में. इसरो और नासा का एक जॉइंट सैटेलाइट प्रोजेक्ट है नाइसर and it is proposed to be launched in 2023 this year. Gaganyaan ISRO with France to launch India's first human space flight mission. इसका नाम है गगनयान. देन इज इसरो का जेक्सा के साथ है ल्यूपेक्स. गगनयान है फ्रांस के साथ. ल्यूपेक्स है इसरो का जेक्सा के साथ जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है एंड इट विल बी लॉन्च्ड इन 2024. देयर इज मॉम मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन 2 also called Mangalyaan 2. It's expected to be launched in year 2024. एंड आदित्य L1 अभी हमने रिसेंटली देखा है, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है. सो आदित्य L1 भी एक डेडिकेटेड मिशन है सन के लिए, सन की स्टडी के लिए. सो ये कुछ प्रोजेक्ट्स थे, कुछ स्पेस मिशंस थे जो कि आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. तो इसलिए इसको कवर करना बहुत ज़रूरी था हमारे लिए. The next question is, which state government will launch its first major education project, Schools of Eminence? It is being launched by Punjab. एंड पंजाब में भी कहाँ पर? मोहाली में. आईएसबी मोहाली में स्कूल्स ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है.
The next question is, which movie has won the 28th Critics' Choice Awards 2023 for Best Foreign Film and Best Song? It is RRR. The next question is, Union Minister of State for Earth Sciences Dr. Jitendra Singh told by which year the entire country will be covered by Doppler weather radar network? It is by year 2025. Now, the annual meeting of World Economic Forum is held in which city? It is one of the most common question and most important questions जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई है डावोस स्विट्जरलैंड में और ये 53rd एडिशन रहा है. इसका थीम रहा है कॉर्पोरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड. Now let's see some factual information on World Economic Forum. It was established in the year 1971. इसके headquarters है क्लॉगनी स्विट्जरलैंड. एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का नाम है क्लॉस टैब. चेयरपर्सन है बॉर्ज ब्रांड. एंड कुछ रिपोर्ट्स जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है. द फर्स्ट इज ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट्स. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं. इनके लिए इनके नंबर्स या रैंक्स तो पूछे जाते ही हैं और ये भी पूछा जाता है कि कौन पब्लिश करता है. तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है कौन सी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है. Okay, the next question is, which state has become the first state in India to implement a blindness control policy to ensure the right to sight? The state is Rajasthan. So blindness control policy is launched by Rajasthan. The next question is, which day has been declared by Prime Minister Narendra Modi to be observed as National Startup Day in India? It is January 16. एंड कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? नेशनल स्टार्टअप. हमने पीछे भी नेशनल स्टार्टअप इनोवेशन वीक के बारे में पढ़ा था. वो भी DPIIT ही करता था अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री. ओके, नेक्स्ट इज, in which state of India is the Magh Bihu or Bhogli Bihu festival celebrated? See, एक hint है यहाँ पे. जहाँ भी आपको बिहू वर्ड दिखे ना, बिहू is in 99% cases इसका आंसर असम होगा. बिहू से आप याद रखिए असम. Okay, so Assam is the answer. This is a festival of farmers. It is celebrated in the month of Magh, in the middle of January. Next is, which country will introduce its stamp with Jawaharlal Nehru's portrait on its 75th Independence Day? It is Sri Lanka. So it's a very important question कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्रेट के साथ कौन सी कंट्री हमारा स्टैम्प लॉन्च करने वाली है on 75th Independence Day? It is Sri Lanka. Next is, which public sector bank partnered with Garud Aerospace under the Kisan Pushpak scheme? The answer is Union Bank of India. Garud Aerospace, it is a drone company based in Chennai. So आपको हेडक्वार्टर्स पता होने चाहिए कि गरुड़ एरोस्पेस का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? चेन्नई में. एंड किस बैंक के साथ ये लिंक हुआ है? इट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया. नेक्स्ट इज, Victor Axelsen has won the men's single Malaysia Open title 2023. Victor Axelsen कहाँ से हैं? He is from Denmark. तो उन्होंने डिफीट किया है मेंस सिंगल मलेशिया ओपन टाइटल में. उन्होंने डिफीट किया था कोडई नारोका. एंड वुमेन सिंगल टाइटल में किन्होंने जीता है? इट इज अकेन यामागुची जो कि जापान से है और उन्होंने डिफीट किया है अहान सेयंग साउथ कोरिया. सी, अगर एग्जामिनर आपको इजी क्वेश्चन पूछेगा तो वो नॉर्मली आपसे पूछ लेगा कि मेन सिंगल टाइटल में किसने जीता था या वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता था. बट इफ यू वांट टू मेक द क्वेश्चन डिफिकल्ट तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि विक्टर एक्सेलसन ने किसको हराया था, किसको डिफीट किया था, या जिसको हराया था वो कौन सी कंट्री से है. सो कंट्रीज भी आने लग गई है. मतलब जैसे विक्टर एक्सेलसन ने हराया है कोडई नारोका एंड अकेन यामागुची, शी इज फ्रॉम जापान. उन्होंने हराया है अहान सेयंग, शी इज फ्रॉम साउथ कोरिया. तो अहान सेयंग की वो कंट्री पूछ सकते हैं टू मेक द क्वेश्चन मोर डिफिकल्ट. ओके, सो आपको हर पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए क्वेश्चन का. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, first health working group meeting under G20 health presidency will be held from
18 to 20 January 2023 in which city? So health working group meeting कहाँ पर हो रही है? इससे पहले, इस क्वेश्चन से पहले हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप के बारे में पढ़ा था, जो कि G20 की मीटिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मीटिंग आपकी हुई थी पुणे में. नाउ सी द हेल्थ वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कहाँ पर हुई है? इट्स इन तिरुवनंतपुरम, केरला. ओके. बिजनेस 20 B20 इंसेप्शन मीटिंग गांधीनगर में हुई है. थिंक 20 मीटिंग भोपाल. सी, ये दो कुछ और मीटिंग्स है. एक हमने पढ़ी थी पिछले क्वेश्चन में, इंफ्रास्ट्रक्चर मीटिंग, वो हुई थी पुणे में. ये हेल्थ मीटिंग है जो कि हुई है तिरुवनंतपुरम में. बिजनेस 20 या B20 इंसेप्शन मीटिंग हुई है गांधीनगर में. एंड थिंक 20 मीटिंग भोपाल में हुई है. ये सारी मीटिंग्स जो है हमारी G20 से ही रिलेटेड है. The next question and the last question of January month is, what is the name of the 21st edition of the naval exercise between India and France? So India और फ्रांस के बीच में हमारी कौन सी नेवल एक्सरसाइज हुई है? दैट इज वरुण. वरुण, शक्ति, गरुड़, ये सारी फ्रांस के साथ होती है आपकी. और वरुण का इस बार कौन सा एडिशन रहा है? दैट इज 21st एडिशन. बाकी एक्सरसाइजेस भी देख लेते हैं. वोंगो सागर हुई है बांग्लादेश के साथ. नसीम अल बहर हुई है ओमान के साथ. एंड शक्ति एक्सरसाइजेस फ्रॉम फ्रांस, दैट इज अ आर्मी एक्सरसाइज. नाउ ये हमारी लास्ट वीडियो थी फॉर जनवरी मंथ. तो इससे हमारे जो टॉप 100 क्वेश्चंस फॉर आरबी असिस्टेंट एग्जाम हमारे इससे क्लियर हो चुके हैं, सारे 100 क्वेश्चंस. सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, दैट इज फॉर फेब्रवरी मंथ. अब हम नेक्स्ट फेब्रवरी मंथ की टॉप 100 क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगी. सो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. ओके, बाय बाय, थैंक यू.